जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट 11 दिसंबर 2020 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके प्रीवियस में भी आपने देखा होगा, ये जो है प्रथम पाली का पेपर है, सेकंड का हमने सॉल्व किया और कुल आपके 3 घंटे निर्धारित होते हैं, है ना। और पूर्णांक 200 का होता है और आप देखते हैं इनमें 100 क्वेश्चन में हर एक यूनिट से लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर रहते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि हर एक यूनिट से 10 रहते हैं, लेकिन मिक्स रहता है। तो अभी तक के पेपर के पैटर्न के हिसाब से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और पुराने पेपर से नए पेपर का आपने तुलना भी किया होगा कि अब जो है पेपर जो पूछने का पैटर्न वो काफ़ी बदल चुका है। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो जो पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, इसमें कहा गया कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। तो मुख्य रूप से जो चंद्रबरदाई है जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है उसमें बहुत सारे छंदों का प्रयोग, लेकिन इसमें कवित्त मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। पृथ्वीराज रासो में कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्यतः कवित्त है और वैसे 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दोहा, कवित्त, छप्पई, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि है। चंद्रबरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। छप्पई छंद का विशेषज्ञ आचार्य शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि तथा पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना है। तो मुख्यतः कवित्त है, 68 छंद है, जिनमें दोहा, कवित्त, छप्पई, तोमर, त्रोटक, गाहा है। चंद्रबरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि तथा पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य। कविता क्या है निबंध चिंतामणि की किस भाग में संकलित है। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो कविता क्या है निबंध, तो कविता क्या है निबंध चिंतामणि की किस भाग में संकलित है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये है कविता क्या चिंतामणि भाग 1 में। कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभक्त है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक है आचार्य शुक्ल। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध में है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध आदि। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः ही विचार वीथी नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो कविता क्या है निबंध इनका चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, कुल 4 भागों में बटा हुआ है। चिंतामणि भाग 1 संपादक शुक्ल और बाकी इसमें कौन कौन से हैं, तो भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी हैं। भाग 1 प्रथमतः विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशन में आया। प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं। प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। इनमें सही तथ्य क्या है, तो देखिए पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति जो है ये प्रभाववादी आलोचना है। पदम सिंह शर्मा ने जो आलोचना की है वो प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। ये तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्म प्रधान आलोचना के कौन से प्रमुख तथ्य हैं। इनमें भावुकता रहता है, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांति प्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं। जिन धर्मसुली, मुनिजन विजय, सुमतिगढ़, आसगु। तो इनमें से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं, वो है कवि आसगु। चंदन बाला रास रचयिता आसगु है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ जीव दया रास है। नेमिनाथ रास का मुनि सुमतिगढ़, रेवंतगिरी रास जो रचना है ये विजय सेन शुरी के द्वारा रचित रचना है। देवसेन शावकाचार्य। जिन धर्मसुरी का है अस्तुली भद्र रास। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप हिंदी साहित्य का, आदिकाल कबीर हिंदी साहित्य का भूमिका। तो यहाँ पे हम यदि क्रम से लगाएं रचना और प्रकाशन वर्ष, तो हिंदी साहित्य की भूमिका सन 1940 में है, कबीर सन 1941 में। यानी हिंदी साहित्य की भूमिका जो रचना है 1940 में प्रकाशन में आया। कबीर जो रचना 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, मध्यकालीन बोध का स्वरूप करके ये 1970 में प्रकाशन में आया।
निम्नलिखित में से किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है? परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न। तो ये है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में देखिए एक तरीके से यहाँ पे दिखाया गया कि दोस्ती के बारे में भी दिखाया गया कि आपके सच्चे मित्र कौन होते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से यहाँ पे महंगे महंगे चीज़ों को, यानी यही की चीज़ों को फिर कितना महंगा बेच रही थी। तो जो हमारी एक कह सकते हैं कि विपन्नता का सबसे बड़ा कारण था, ये आर्थिक शोषण ही था। तो परीक्षा गुरु उपन्यास में आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण चित्रित किया गया है। परीक्षा गुरु जो कि 1882 में उपन्यास के लेखक श्रीनिवास दास हैं। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो किसको? आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? तो आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंधु अनल अंगार, वात हत लतिका वो सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? यानी हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वो सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्यांश का प्रतिपाद्य क्या है? स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। यानी इसका अर्थ क्या है? तो हाय रुक गया यही संसार, बना सिंधु अनर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नादार। इस काव्यांश का प्रतिपाद पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। उक्त काव्य पंक्ति पंथकृत परिवर्तन से उद्धृत है, परिवर्तन कविता से। प्रकाशन के अनुसार सही क्रम में लगाना है। शेखर एकजूनी, तमस बाड़भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल। तो इन्हें देखिए उपन्यासकार में। तो शेखर एकजूनी अज्ञे का है 1940 भाग 1, 1944 भाग 2। 1940 भाग 1 और 1944 भाग 2। बाड़भट्ट की आत्मकथा 1946 हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1954 मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। भीष्म शानी का तमस 1973 में है। प्लेटो, बिमसार्ट, डब्ल्यू के कॉलरिज, फ्रैंक रेमंड लेविस। तो ये पाश्चात्य जो समीक्षक है उनके ग्रंथ को उनसे सुमेलित करना है। जैसे प्लेटो पाश्चात्य समीक्षक है और इनके ग्रंथ का नाम है इयॉन। तो प्लेटो के ग्रंथ का नाम है इयॉन। बिमसॉर्ट डब्ल्यू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म और शॉर्ट हिस्ट्री। कॉलरिज का है लेक्चर ऑन शेक्सपियर। फ्रैंक रेमंड लेविस का है द ग्रेट ट्रेडिशन। तो प्लेटो का इयॉन, बिमसॉर्ट डब्ल्यू के लिटरेरी क्रिटिसिज्म और शॉर्ट हिस्ट्री, कॉलरिज का लेक्चर ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लेविस का हो गया द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? अवंती एक भेद है, कह रहे कि रीति का एक भेद अवंती को माना। वो कौन से आचार्य हैं जिन्होंने रीति के एक भेद के रूप में अवंती को माना है? तो ये है भोजराज। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी रीति, पांचाली रीति। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत दुर्दशा का जो आखिरी अंक है उसमें भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। लेकिन हतप्रभ जो भारत है वो उठता नहीं है और बहुत ही दुखद अंत होता है भारत का। तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। नाटक के लेखक भारतेंदु जी। इस नाटक में कुल 6 अंक है। 6वें अंक में भारत भाग्य नाम का केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत की गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है। अंततः वह छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं? इनमें अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं? जीवन की निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्यु बोध, परंपरा के प्रति आस्था। तो यहाँ पे जो अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं उनमें क्या है? अस्तित्ववाद में जीवन की निरर्थकता का बोध है, साथ ही साथ जो है मृत्यु बोध, यानी हमारा क्या एग्जिस्टेंस है। तो जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु का बोध अस्तित्व की विशेषता है इसमें। क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना है इसमें लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो मौन रहकर।
क्या भूलूं क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के मौन रह करके गीता वाचन का उल्लेख किया है कि कैसे पिता जो है मौन रहकर शांत रहकर भी गीता का वाचन करते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। इन्होंने अपनी कथा को 4 भागों में लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर दरद्वार से सोपान तक। टॉमस स्टन्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? तो देखिए टॉमस स्टन्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है? संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव या अनुपयोगी है, जीवित संस्कृति का एक अंश है। तो टॉमस स्टन इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियों में है द सेक्रेड वुड। इलियट का कई बार पूछा गया है। सेक्रेड वुड होमेज टू जॉन ड्राइडन। तो इलियट का द सेक्रेड वुड है, होमेज टू जॉन ड्राइडन है, सिलेक्टेड एसेज है, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये कहना किसका है? यानी चंद्रदेव से जो मेरी बातें हैं हिंदी साहित्य की वो पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। ये कहना है भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी लेखिका थी राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? कामू हेडगर, एजरा पाउंड, ज्यापाल सात्र। तो इनमें कौन सा विद्वान है जो अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो एजरा पाउंड जो है, एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक के रूप में नहीं है। एजरा पाउंड बिंबवाद के चिंतक के रूप में है। एबीसी ऑफ रीडिंग ऑफ नामक ग्रंथ के रचयिता भी एबीसी एक तो एजरा पाउंड जो है बिंबवाद के चिंतक हैं और एबीसी ऑफ रीडिंग इन्हीं की रचना है। और जो अल्बर्ट कामू है, मार्टिन हेडगर हैं, कामू हेडगर और ज्यापाल सात्र, ये सभी अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक है सॉरेन, प्रवर्तक में सॉरेन किरकेगार्ड है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है? अंडरस्टैंडिंग पोइट्री के लेखक इनमें से कौन है? तो क्लिंथ ब्रुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक क्लिंथ ब्रुक्स हैं। क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री क्लिंथ ब्रुक्स क्या है? क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक मानते हैं। ऑन द लिमिट ऑफ पोइट्री 1948 ईस्वी पुस्तक के लेखक एलन टेट हैं तथा 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी पुस्तक के लेखक विलियम एमसन हैं तथा द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियर्ड हैं। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो ये काव्य पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंत के रचयिता पंत हैं। ये काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह से है। छायावती कवि एवं काव्य पंक्ति में जैसे संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष ना हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। तो प्रसाद जी की पंक्ति, अब शब्द अधरों का सुनाभास मैं कभी हूँ पाया प्रकाश। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का हो गया, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये पंक्तियां हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना, ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। लाला श्रीनिवास दास की रचनाओं का नाम दिया है यहाँ पे, प्रहलाद, रणधीर, नियम निर्घोष। इसमें बता रहा है कौन सा सही है, यानी कौन से लाला श्रीनिवास दास की पंक्तियां यहाँ पे दी, जो रचनाएं हैं वो लाला निवास दास की है। तो इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी 2 रचना है, पहला और दूसरा। प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, बाकी प्रहलाद चरित भी इनकी रचना है। लाला श्रीनिवास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 में प्रकाशित इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसको आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास भी माना। कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक हैं बाबू तोताराम। गीत फरोज कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यवसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है ना। और कभी शौक से गीत लिखता और बेचता, कभी केवल खुशी के गीत लिखता है, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ही चिंता ये व्यक्त की है कि आज का जो लेखक है वो व्यवसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के अभिशप्त है।
भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक 1951 ईस्वी के कवि हैं। यानी भवानी प्रसाद मिश्र जो है दूसरे शतक 1951 के कवि हैं। प्रमुख काव्य संग्रह में इनके हैं, प्रमुख काव्य संग्रह परिवर्तन जी 1976, चकित है दुख 1968, परिवर्तन जी चकित है दुख 1968, इदम नमम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 78, गांधी पंचरती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला है वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं। वीर कर्म से अलग जो है वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो दोनों चीजें हैं। कहते हैं कि वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो अभिकथन ए, वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है। दूसरा, क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होता है। आर्य की सही व्याख्या करता है, दोनों ही बातें सही हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। ये कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव होगा, हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारे सौंदर्य की अनुभूति होगी। ये कहना है शुक्ल जी का। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार, उनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया। यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है, उसके केंद्रीय विषय क्या है? विभाजन की त्रासदी, नारी की व्यवस्था और शोषण, सांप्रदायिक दंगों के भयावता, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनमें कौन सा सही है? देखिए, यशपाल का जो झूठा सच उपन्यास है, उसका जो केंद्रीय विषय है वो सांप्रदायिक दंगों की भयावता तथा विभाजन की त्रासदी को दिखाता है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। पहला भाग इसका 1958 में प्रकाशन में आया। पहला 1958 में वतन और देश नाम से, दूसरा भाग जो है 1960 का नाम देश का भविष्य नाम से। यशपाल जो कि प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं दादा कॉमरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कॉमरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। मिलन के पल केवल 2-4, बिरह के कल्प अपार, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पास से। तो यहाँ पे इन्हें मिलाए सुमेलित करें तो मिलन के पल केवल 2-4, बिरह के कल्प अपार परिवर्तन से लिया गया, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी का कामायनी से, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा सांध गीत से है, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, प्रिय प्रवासी। ये पंक्तियां हैं। भाषा भूषण का विवेच क्या है? भाषा भूषण एक प्रकार का क्या है, इसका विवेच क्या है? तो ये भाषा भूषण जो है इसका विवेच अलंकार है। ये जो ग्रंथ है जसवंत सिंह जिन्हें आचार्य की श्रेणी में शुक्ल जी रखते हैं, इस ग्रंथ के 212 दोहों में अलंकार का ही निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध। इनकी प्रमुख रचनाओं में है प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार। तो प्रबोध चंद्रोदय हो गया, अपरोक्ष हो गया, अनुभव प्रकाश हो गया, सिद्धांत सार हो गया। कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह में बेहया का जंगल, कामधेनु, आगम की नाव, दूसरी शता। तो कामधेनु तथा आगम की नाव जो है, कामधेनु तथा आगम की नाव जो है कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है। कामधेनु निबंध संग्रह, आगम की नाव नाम से निबंध संग्रह है। कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह में है प्रिया नीलकंठी, रसाकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कौन है? तो बेहया का जंगल जो निबंध है इसके लेखक है कृष्ण बिहारी मिश्र तथा दूसरी शता निबंध के लेखक शरद जोशी हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है रचना का क्रम। भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनके युग, भारतीय युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा, इन्हें सही से क्रम से लगाना है। तो प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारत की भाषा समस्या 1978, 1985 में भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986। नाटक का एक उद्देश्य जन उपदेश है, क्योंकि नाटक में उद्देश्य के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। क्यों नाटक में उद्देश्य दिया जाता है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कथन जो है
ये तो सही है कि नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, और दूसरा कारण जो है कि क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती, ये चीज़ गलत है। भाई सिर्फ उपदेश उपदेश देने के लिए नाटक थोड़ी रचा जाता है। चित्तौड़ का सर्वनाश वसंत जुलूस रुका है गाँव का मन। ये रचना दिया है, इन रचनाओं को सही से मिलाना है, सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए चित्तौड़ का सर्वनाश करके है, रूप नारायण पांडे का है, रूप नारायण पांडे का है चित्तौड़ का सर्वनाश। वसंत जो है भारतेंदु जी का है, जुलूस रुका है विवेकी राय का है, गांव का मन करके ये विद्यानिवास मिश्र का है। तो चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण, वसंत भारतेंदु, जुलूस रुका है बाई विवेकी, गांव का मन विद्यानिवास का है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। सप्तपर्णी लौटा ओ धार हम हसमत आज के अतीत। सप्तपर्णी जो होता है ये गिरिराज किशोर का है। लौट आओ धार ये दूधनाथ सिंह का है। सप्तपर्णी गिरिराज का हो गया, लौट आओ धार दूधनाथ का, हम हसमत कृष्णा शोभती का, हम हसमत आज के अतीत किसका है तो भीष्म शानी। तो सप्तपर्णी हो गया, लौट आओ, हम हसमत आज के अतीत भीष्म शानी। जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, ये कहना किसका है, ये रामविलास शर्मा जी का। कहते हैं रामविलास शर्मा जी की जितनी सफलता जो है भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली, ये कहना रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। प्रमुख आलोचनात्मक कृति में इनका रामविलास शर्मा का प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी सफलता भारतेंदु जी के लेखकों को निबंध में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं, ये कहना रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। प्रमुख आलोचनात्मक कृति में प्रेमचंद 1941, भारतेंदु 1943, निराला 46, प्रगति परंपरा 49, साहित्य और संस्कृति 1949। हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। ये जो इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही है। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पे घर की चार दीवारी में कैद रहती हैं। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है। तो उर्मिला का सबसे बड़ा यही कहना है कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। यानी इस प्रसंग में उर्मिला का ये विचार कि राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है सही नहीं है। बाकी चीजें जितनी भी पंक्तियां हैं साकेत के महाकाव्य, साकेत महाकाव्य उसके 9वें सर्ग से उद्धृत है। और जो स्वतंत्रता है कृषक की पत्नियों के, उनके संदर्भ में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किसान राज सुख समाज से ज्यादा सुखी है। यानी जो एक राज घराना है वहां तो हम बहुत ही बंद है, और जो कृषक किसान के साथ जो उनकी स्त्रियां हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रही हैं। हमारे यहाँ तो सामंती समाज में स्त्रियों को मर्यादा के नाम पे चार दीवारी में कैद कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। खेत, कभी, दाहिना, राय, तो इनमें से कौन सा नहीं, कभी नहीं है। राय का राजा, खेत का क्षेत्र, दाहिना का दक्षिण। पहला स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। तो एक तो है स्त्री विमर्श जो है स्त्री की अस्मिता उसका समर्थन करता है, ठीक, क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। यानी स्त्री से इतर जाके कोई अस्मिता है तो उसका परम विरोधी, तो बात गलत है। पहले तो कह रहे समर्थन करता है, तो भाई समर्थन करता है, परम विरोधी कहा हुआ। आगे के उपन्यास के पात्र हैं सरस्वती, प्रशांत, भुवन, राधिका। तो इनमें बताना है कि दो ही मतलब हाँ दो उत्तर देना कि कौन कौन से हैं इनके। तो कुल मिला के देखिए भुवन और सरस्वती जो है इनके पात्र हैं। शेखर एक जूनी दो भाग, शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। नदी के द्वीप में है भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव। भुवन, रेखा, गौरव। नदी के द्वीप में भुवन है, रेखा है, गौरा है, चंद्रमाधव है, और अपने अपने अजनबी में सेल्मा और योके हैं। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है। तो मैला आंचल उपन्यास के पात्र कमला, सहनवाज, सहदेव मिश्र, बलभद्र नारायण। तो निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र इनमें से कौन है। तो देखिए कमला और सहदेव मिश्र मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। कौन कौन इसमें है, कमला और सहदेव मिश्र, ये मैला आंचल के उपन्यास के पात्र। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र में बालदेव, बावन दास, कालीचरण लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार वासुदेव आदि। 1954 में ये आया। फणीश्वरनाथ रेणुका आंचलिक उपन्यास है। शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज जो है उनमें गिनाए गए ग्रंथ जो है
राम ससई दोहावली, कड़खा रामायण, कवित रामायण इनमें कौन से हैं? तो इसमें जो है राम ससई और कड़खा रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ है राम ससई और कड़खा रामायण। मतलब शुक्ल जी ने जो है शिव सिंह सरोज में जो है जो ग्रंथ गिनाया है उसमें राम ससई जो है गिनाया है और कड़खा रामायण का उल्लेख किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। मैं चाहता हूं कि जो साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में वो विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी की किस प्रकरण से लिया गया है? ये किस प्रकरण में ये चीजें बात की गई? एक लंबी कविता के अंत में कला की व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में, तीसरा क्षण में, या एक मित्र की पत्नी के प्रश्न चिन्ह में। तो ये चीज जो कहा गया है ये तीसरा क्षण में कहा गया है ना। तीसरा क्षण आप देखते हैं कि पहला ये बहुत बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई गई। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई है। एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे पहला है सूची, होली है, पीछे मत फेंकिए, मेरी जन्मभूमि, परंपरा बंधन नहीं है। अब इन्हें सही से सुमेलित करना है तो देखें, होली है प्रताप नारायण मिश्र का, पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र। तो होली है प्रताप जी का है, पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद, परंपरा बंधन नहीं है विद्यानिवास मिश्र। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधिना काहू करे, बहुविध चित्र बनाए के हरि राशि क्रीड़ा राज, जे न इच्छा झूल बे की ऐसी बुद्धि गई पास। फिर थारो रूप देखे आट की, कुल कुटुम सजड़ सकल बार बार हटके, गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम मोहि उपजे अति क्रोध, दम्भहि नीति के भावे। इन्हें सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रकृति प्रकृति जाके जो अंग परी, श्वान पूछ कोटि जो लागे, सुधना काहू करी। तो ये जो है पंक्ति सूरदास जी की है कि प्रकृति जाके जो अंग परी, स्वान पूछ कोटि के जो लागे, सुधना काहू करी। सूरदास जी की बहुविध चित्र बनाए कि हरि राशि क्रीड़ा राज, जेना इच्छा झूल की ऐसी बुद्धि गई पास। कबीरदास की पंक्ति है। थारो रूप देख्या अटकी, थारो रूप देख्या अटकी मीरा की पंक्ति। गुरनित मोहि प्रबोध दुखित तुलसीदास जी की पंक्ति है। पुररवा पुरुस्ताम परे ही, पुररवा पुरुस्ताम परे ही, दुरापन मात इबाह मस्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत क्या है? तो ये है स्रोत ऋग्वेद है। पुररवा पुरुस्ताम परे ही, दुरापना वात इवाह मस्मी। उर्वशी का ये तृतीय अंक इस भाव पर है। तो ये है ऋग्वेद पर आधारित। अर्थात हे पूर्वा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। तो उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक है। श्रृंगार मंजरी, साहित्य सार, रस सारांश प्रेमचंदिका, इनको सही सुमेलित करना है। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, साहित्य सार मतीराम जी का है। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि का है, साहित्य सार मतीराम का है, रस सारांश भिखारी दास का है, प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा है? अरबी। अरबी जो है ये आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन, फारसी जो है इस सब वर्ग में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सीमाएं टूटती है, एकदानामी सारण्य, शतरंज के मोहरे, कथा कहो उर्वशी। इनमें से कौन सी रचना है? देखिए, सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास जो है, यानी सीमाएं टूटती हैं और कथा कहो उर्वशी उपन्यास जो है ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती हैं इसके लेखक है श्रीलाल शुक्ल। सीमाएं टूटती जो उपन्यास है इसके लेखक है श्रीलाल शुक्ल। कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदानामी सारण्य, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, शांत घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल तथा खंजर नयन है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण, विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण क्या है? सुधिया उस चंदन के। तो विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये है गिरिजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण जो है, विष्णुकांत शास्त्री का जो संस्मरण है सुधिया उस चंदन,
तो सुधिया उस चंदन के वन का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह में मंजीर, नास और निर्माण, धूप केदार, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के ही सामने हूँ। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरा अभिकथन। पहला है कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब आम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। तो पहला हो गया कि दलित विमर्श का वैचारिक आधार क्या है, बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। इन दोनों में अगर देखें तो ए सही है कथन, आर गलत है। यानी दलित विमर्श का वैचारिक आधार क्या है, बाबा साहेब आम्बेडकर का दर्शन है, कथन सही है। जबकि कारण अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है, दलित विमर्श के संबंध में कारण गलत है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुरैन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेसी की किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है, इसमें किसका हुआ है, प्रेसी के कौन से गुण का वर्णन हुआ है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले से पुरैन के, इन पंक्तियों में अगर देखें तो इस छंद में प्रेसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद की कविता आंसू से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है, सोमर, मुनेशर, सुदेशर, मुन्नर। तो इसमें देखिए सोमर है, मुनेशर, लेकिन सुदेशर नाम कुछ नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए है। सुदेशर पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से नहीं है। मुर्दैया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम, इनके पात्र में मुन्नर है, सोमर है, मुनेशर है, मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। जो चंद्रगुप्त नाटक है उसमें किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो राक्षस एना सक्रीड सिंहरण वरुरुचि, उन्होंने वरुरुचि से सब बात कर रहे थे, तो उसी की प्रतिक्रिया देते हुए व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास जो है पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र में सिंगरड़ा, अम्बेक, परवेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुहासिनी, तो ये सभी हैं। कौन कौन नाटक के लेखक में, प्रसाद, सिंगरड़ है, सिंगरड़ के अलावा आम्भिक है, तो सिंगरड़, आम्भिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुहासिनी, एना, सॉक्रेटिस, सेलिक्वस आदि। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है, तो इसमें कौन सी असंगत है, रसिक प्रिया का टीका, रामचंद्रिका का टीका, कवि प्रिया का टीका, तो इसमें गलत है रसिक प्रिया की टीका। देखिए बिहारी सस्सई की टीका जो है ये भगवान दीन के द्वारा है, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास के द्वारा है, रामचंद्रिका का जानकी प्रसाद के द्वारा। तो ये सभी टीका सही है, यानी बिहारी सस्सई की टीका भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास, रामचंद्रिका का जानकी प्रसाद, और ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में रसिक प्रिया का टीका जो है, यहाँ पे जो रसिक प्रिया का टीका है ये ईश्वरी प्रसाद नारायण, इसमें गलत है। ब्रजभाषा गद्य में जो लिखी गई टीकाओं का संगत युग में देखें तो बिहारी सस्सई का भगवान दीन हो गए, कवि प्रिया की टीका जो है तो कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास हो गया, और रामचंद्रिका की टीका हो गया जानकी प्रसाद के द्वारा, रसिक प्रिया की टीका हो गया सूरती मिश्र द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, आदिम रात की महक, पंचलाइट, रसप्रिया, तीसरी कसम। तो देखिए आदिम रात की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में है। तो इससे ये पता चला कि आदिम रात की महक जो है कहानी वो ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम जो पंचलाइट है, रसप्रिया, ये सभी है। और ठुमरी कहानी संग्रह में देखें तो इसके लेखक रेणु जी हैं। आदिम रात की महक 1967 इसकी एक कथा संग्रह है, इसमें कुल कथा यानी आदिम रात की महक में कुल 14 कहानियां हैं जिसके लेखक रेणु जी हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो इन्होंने इंसान अल्लाह खान ने प्रतिज्ञा की थी कि हम इन चीज़ों को जो है अपनी कविता में नहीं आने देंगे। तो वो किन से प्रतिज्ञा की थी कि कौन सी चीज़ें की मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, बाकी चीज़ों से की थी। तो तत्सम के लिए नहीं की थी, बाकी कि अपनी कविताओं में बाहर की बोली या भाखापन गंवारी है, इसको नहीं रखेंगे, तत्सम रखेंगे।
तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली यानी अरबी, फारसी, तुर्की, ये सब। गंवारी में ब्रज भाषा, अवधी, भाखापन, संस्कृत शब्दों का मेल। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही हैं? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित हैं। नायक की बेवफाई के कारण उसे दूर रहने की सलाह देती हैं। नायक की दुष्टता के कारण मान करने को कहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, तोपर वारो उर्वशी सुन के राधिके सुजान, ये जो है इस दोहे में सखी राधा के रूप की तारीफ करते हुए उनका मान छुड़ाती है। पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सस्सई से लिया गया है। निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम है। इनका केवल चौपाई छंद में लिखा है। इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। तो केशव दास के बारे में सही चीजें लिखनी है। सही क्या है? तो देखिए, केशव दास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। पहली चीज कि जो केशव दास है, ये जो है इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे तथा इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। तो केशवदास इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। केशवदास अलंकारवादी छवि कवि हैं। प्रमुख कृतियों में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, ये सभी हैं। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? गया प्रसाद शुक्ल, शेही, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो जन्मकाल के अनुसार देखिए, श्रीधर पाठक 1858, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, गया प्रसाद शुक्ल ही 1883, रामनरेश त्रिपाठी 1889। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध में कन्यादान, सच्ची वीरता, वसंत की हवा, परीक्षा। तो इनमें देखिए सच्ची वीरता तथा कन्यादान। सच्ची वीरता तथा कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। इनके द्वारा लिखित अन्य निबंध में पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी, प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि, वाल टिटमैन, ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे। परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो। तो अमीर खुसरो का जो है, जो अमीर खुसरो के बारे में दिया है, वो जो है कौन से इसमें सही है? तो फारसी में पूछने के लिए उन्होंने कहा था कि हिंदी में पूछने के लिए कहा था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कि नहीं थे? तो ये दोनों ही बातें सही है कि वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ। एटा जिले के पटियाली में। उन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। और खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ है खाली कारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सूखने और गजल। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव, उनसे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में जो पैदा हुआ सांप्रदायिक तनाव है और उनसे जुड़ी जो क्रूरता है, उसका अंकन किस उपन्यास में हुआ है? कड़ियाँ झरोखे, तमस, बसंती। तो अपने सिलेबस में लगा है तमस। और स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में हुए पैदा सांप्रदायिक तनाव और उनसे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन तमस में है। तमस जो कि 1973 में उपन्यास के लेखक भीष्म शानी है। इनके अन्य उपन्यास में जो है झरोखे, कड़ियाँ, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलमा, नीलोफर है। मानस का हंस प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है। मानस का हंस, झूठा सच, जिंदगी नामा, राग दरबारी। तो क्रम से देखें, झूठा सच यशपाल का है 1958 से 60। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का है 1968। तो 1968 में है राग दरबारी, है ना। राग दरबारी जो कि श्रीलाल शुक्ल का 1968 में है। 1972 में अमृतलाल नागर मानस का हंस। 1979 कृष्णा सोक्ति जिंदगी नामा। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो ये हीगल के अनुसार। हीगल का मानना है कि इतिहास की जो व्याख्या है, इतिहास की व्याख्या द्वंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए ये प्रतिपादित किया है कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में से क्या क्या सही है? एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालाक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी। तो ये जो अरे रहेगा यायावर याद में परशुराम से जो तुर्कम है
उसमें क्या क्या सही है? टायर की राम कहानी, लेखक के चालाक की कहानी है, मिस्टर पीटर की कहानी, ब्रह्मपुत्र की कहानी है। तो यहाँ पे देखिए जो अरे यायावर रहेगा याद में संकलित, परशुराम से तुर्कम पाठ के संदर्भ में एक टायर की राम कहानी तथा लेखक की चालक की कहानी सही है, यानी टायर की राम कहानी, चालक की राम कहानी है सही। बाकी ये 1953 में यात्रावृत्त के लेखक हिरन वाशायन जी हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रावृत्त और भी एक बूझ सहसा उछली 1960 में है इनके द्वारा। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान की किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो देखिए ये किसके द्वारा कहा गया है? ये धनिया के द्वारा कहा गया है कि बड़े आदमियों को जो है अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान उपन्यास के पात्र धनिया की भावाभिव्यक्ति है। गोदान को कृषक जीवन की महागाथा कहा जाता है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। बाकी पात्र होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दाता दीन, माता दीन, मेहता, मालती राय साहब। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य उपन्यास में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला और गबन है। फिर प्रवास के संबंध में सही तथ्य क्या है? इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। फिर प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। छंदों में तुकांतता नहीं है, इनमें 27 सर्ग है। तो प्रिय प्रवास में क्या 27 सर्ग है? छंदों में तुकांतता क्या नहीं है? खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। और मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है कि नहीं, इसमें हमें उत्तर सही देखना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला महाकाव्य है, सही है। दूसरा कि इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। तो प्रिय प्रवास के संबंध में बात किया जाए तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, इसके छंदों में तुकांतना नहीं, तुक के अंत में बराबर तुक नहीं मिला है। और महाकाव्य के रचयिता उपाध्याय जी हैं, हरियोध जी। और इस काव्य में कुल कितने, तो यहाँ पे देखिए 27 नहीं 17 सर्ग हैं, 17। छंद और भाषा के संबंध में हरियोध ने खुद कहा है कि भिन्न तुकांत कविता लिखने के कारण संस्कृत वृत्त बहुत ही उपयुक्त है। कुछ संस्कृत वृत्तों के कारण और अधिकार मेरी रुचि के कारण इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है। तो उन्हें खुद इस तरीके से रुचि आता, वो तुकांत नहीं बैठाते। पुररवा द्वारा कहे गए संवाद कौन से? पुररवा ने जो है यूनिट 5 से क्वेश्चन है कि पुररवा जो है उसके द्वारा क्या कहे गए संवाद है। कवि और प्रेमी एक ही नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुक्त होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है। तो कवि और प्रेमी एक नहीं है, क्योंकि प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। कुसुम और कामिनी दोनों सुंदर होते हैं, परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। प्रेम केवल जलन नहीं, वो अमृत शिखा भी है। तो ये इसमें देखिए पुररवा द्वारा किए गए संवाद में कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं, वो अमृत शिखा भी है। उर्वशी जो कि दिनकर का काव्य नाटक 1961 में प्रकाशित, इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरवा के प्राचीन आख्यान को नए आदर्श रूप में जोड़ा है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो परिंदे में कितनी है? 9 है, 7 है, 5 है, 13। कितनी कहानी का संग्रह है? तो परिंदे जो कहानी संग्रह है कुल 7 कहानियां हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कुल 7 है। और परिंदे जो है ये संकलन 1960 में आया, निर्मल वर्मा जी के द्वारा रचित है। और कहानी संग्रह इनके मतलब परिंदे तो है ही 1960 में ये चीज़, और बाकी अन्य कहानी संग्रह में जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी में, बीच बहस में जो है जो बीच बहस है तो बीच बहस में 1973 ईस्वी, और इनके अलावा जो है कव्वे और काला पानी 1983 ईस्वी। तो ये सारी रचनाएं हैं। सूची एक उदय से सुमेलित करना, लाहौर, शिवपालगंज, कान्यगुप्त, अमृतसर। तो इनको अगर क्रम से मिलाएं तो लाहौर जो है झूठा सच, जो लाहौर रचना है, लाहौर जो स्थान है ये झूठा सच से संबंधित है। शिवपालगंज राग दरबारी से, कान्यकुब्ज बाड़भट की आत्मकथा से, अमृतसर उसने कहा था इससे है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? मलुकदास, ईश्वरदास, सुंदरदास, बाबालाल दास। तो इनमें से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो इसमें से ईश्वरदास जो है वो निर्गुण के नहीं है। सुंदरदास, मलुकदास, बाबालाल दास ये सभी हैं। ईश्वरदास जो है ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, जबकि मलुकदास, बाबालाल दास तथा सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। काव्यादर्श, काव्यालंकार, शुद्धवृत्ति, औचित्य, विचार चर्चा, अभिनव भारती। तो ग्रंथों के व्यवस्थित कालक्रम में देखें तो काव्यादर्श दंडी का 6वीं 7वीं सदी है। काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति वामन के द्वारा 8वीं सदी।
अभिनव भारती अभिनव गुप्त द्वारा 10वीं सदी, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र के द्वारा 11वीं सदी। तो काव्यदर्श के ग्रंथकार हैं दंडी 6वीं सदी में, काव्यालंकार वामन 8वीं सदी, अभिनव भारती 10वीं सदी और औचित्य क्षेमेंद्र 11वीं सदी। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से जुड़े हैं? 10 रूपक, साहित्य दर्पण, काव्यदर्श, काव्यालंकार। तो इनमें हमें ध्यान देना है कि जो 10 रूपक है, 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से जुड़े हैं। 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से जुड़े हैं। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। शब्दार्थ यो यार्थ वत् से अभाव विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? तो शब्दार्थ यो यार्थ वत्सवे भावा विद्या साहित्य विद्या ये किनसे है? तो राजशेखर से है। देखिए यहाँ पे राजशेखर जो कवि लेखक है, शब्दार्थ यो यर्था से भावेन विद्या साहित्य विद्या, राजशेखर लेखक है इसके। शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारी शालिनी कवि कुंतक के द्वारा, रसान्वितम कवि कुर्बनम कृति प्रतिंचि विंदती भोजराज के द्वारा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी के द्वारा। बच्चन सिंह के अनुसार जो परिवर्तन कविता है इनसे जुड़े संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो बच्चन सिंह के अनुसार जो परिवर्तन कविता है उनसे संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंदात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। तो बच्चन सिंह जो परिवर्तन कविता है उसके बारे में क्या कहते हैं? जीवन की, पहले तो वो कहते हैं कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंदात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को क्या है, जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया। तो इसमें सही क्या है? कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। तो इसमें जो है पहली बात तो ये है कि जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंदात्मकता ने कह रहे हैं कि इस कविता के रूप विधान को जटिल कठिन बना दिया है। और इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण भी किया गया है। परिवर्तन कविता जो कि पंत द्वारा रोला छंद में रचित है। परिवर्तन कविता जो है पंत द्वारा रोला छंद में रचित लंबी कविता है, जो किसमें संग्रह संकलित है? पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों को चित्रित किया है। पंत की प्रमुख काव्य कृतियों में बीड़ा 1927, ग्रंथि 1920, पल्लव 28, ग्राम्या 1940 है। दलित जीवन, राजनीतिक बोध, जीवनी परक उपन्यास, आत्मकथात्मक शैली, तो इनको क्रम से देखें तो जो दलित जीवन है, दलित जीवन के लिए धरती धन्ना अपना, जगदीश चंद्र रचनाकार है। राजनीतिक बोध का तमस भीष्म शानी, जीवनी परक में मानस का हंस है। आत्मकथात्मक शैली में शेखर एक जीवनी है। भीष्म शानी कृत उपन्यास जो तमस उपन्यास, उसमें राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया। मास्टर रामदास, नथु मेहता, हयात बख्श आदि इनके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन कब हुआ? तो 1940 में। उत्थान का 1940 में, द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 में हुआ। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, शूर प्रसाद बीरे, सहोदरा शिव। इनमें क्रम से साहित्यकार और संबोधित स्थान में देखें तो अभिमन्यु अनंत जो है, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस, जोगिंदर सिंह कंवल फिजी, शूर प्रसाद बीरे सूरीनाम, सहोदरा शिव ट्रिनिडाद। अभिमन्यु अनंत को क्या कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को जो है मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है। कैक्टस के दांत, नागफनी में उलझी सांसें तथा गुलमोहर खौल उठा इनके प्रमुख कविता संकलन है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ किया। धरती मेरी माता, करवट, सात समुद्र पार आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही निबंध संग्रहों को सही कालक्रम अनुक्रम के साथ लगाना है। अस्मिता के लिए आलोक पर बकलम कुत मन पवन की नौका। तो यहाँ पे अगर हम क्रम से लगाएं तो जो है बकलम खुद करके है ये 1951 ईस्वी, नामवर सिंह निबंधकार। और आलोक पर्व 1972, यानी निबंध संग्रह में जो आलोक पर्व 1972 हजारी प्रसाद जी का है। अस्मिता के लिए विद्या निवास जी का है 1981। मन पवन की नौका 1982 ईस्वी, कुबेर नाथ राय। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रहों में देखें तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितर्क, कुटज है।
विद्यानिवास मिश्र के प्रमुख निबंध संग्रह में चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रलय की छाया। कुबेर नाथ राय की प्रमुख निबंध संग्रह में प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग। नामवर सिंह की प्रमुख जो निबंध संग्रह है इतिहास और आलोचना, वाद विवाद, संवाद, कविता की जीवन, कविता का जमीन और जमीन की कविता। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में प्रकट होती हैं, उनमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झलकता है। दूसरी कोटि की कहानी में एक बड़ा भारी भेद है, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की अपेक्षा नहीं। तो ये दोनों ही बातें कि भीतर से प्रेम झलक रहा है और इसकी घटनाएं ही, यानी जब आपने ये कहानी उसने कहा था पढ़ा होगा तो आपको सचित्र ऐसा लगता होगा कि कहानी बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है ऐसे। तो कहानी की अद्वितीय बात या इसकी कहानी के सौंदर्य के बारे में शुक्ल जी का यही कहना है कि इसके बारे में उन्होंने यही लिखा कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। शुक्ल जी का ये कन्य कथन है कि इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा ही नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में क्या लिखा है कि ये बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्धगर्भित वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं मिलता। मोहन राकेश की कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाएं तो फौलाद का आकाश, एक और जिंदगी, नया बादल, जानवर और जानवर। तो इसमें कौन सा सही होगा? यदि कहानी के क्रम में लगाएं तो नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958, नए बादल 57 में, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकों में मेरी जीवन यात्रा, लद्दाख यात्रा, विस्मृत यात्री, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो यात्रा साहित्य से संबंधित जो सांकृत्यायन की पुस्तकें हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष। तो राहुल सांकृत्यायन की यात्रा साहित्य में देखें तो किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। विस्मृत यात्री इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एक बौद्ध भिक्षु नरेंद्र यश के जीवन पर आधारित सत्य घटना है। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार दूरनाथ, राजकमल, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव इनमें से कौन है? तो निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव जो है, निर्मल वर्मा एवं राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। देखिए प्रमुख कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तकों के अगर क्रम से देखें तो नई कहानी में 1956, इसमें नई कहानी 1956 जो है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर है। कहानी 1960 ईस्वी, तो नई कहानी 1956 राजेंद्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 में गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 ईस्वी, महीप सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समानांतर कहानी 1972 कमलेश्वर का है और 1979 में है राकेश वत्स का सक्रिय कहानी। निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित कथन कौन सा सही है? राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में है। तो महाकवि निराला की काव्य रचना जो राम की शक्ति पूजा है उसके बारे में कि राम रावण के अनिर्णित समर का इतना विराट और उदात्त चित्र और कहीं देखने को नहीं मिलता। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रतिम रूप में है। अक्टूबर 1936 ईस्वी में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बंगला की कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण का युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक दैवी चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। कई बिरहिन को मीच देख के आपा दिखलाए, 8 पहाड़ का दांजड़ा मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? तो ये विरह की अतिशयता। कबीरदास जी की उक्त पंक्तियों में प्रेम में विरह की अतिशयता का वर्णन है। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा नियम और राजभाषा नियम इनको क्रम से अगर लगाएं तो जो आयोग बना था ये 1955 ईस्वी में, राष्ट्रपति का आदेश 1960 ईस्वी, राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976। तो आयोग बना 55 में, आदेश 60 में और अधिनियम 1963 और ये जो है नियम 1976।
भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 क्लॉज में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जून 1955 ईस्वी को CBG खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी मोहि पीऊ भी छाजन भई गाढ़ी तन तिनौर भा छुरो खरी बई बरखा दूध अगारी। इस पूरे कड़क में नागमती की विरह दशा के बारे में विचार किसका है कि यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रपात नहीं, ये हिंदू गृहिणी की विरहवाड़ी है। ये कहना रामचंद्र शुक्ल जी का है ना, उन्होंने जो तरफदारी की है कि हाँ ये विरह दशा का वर्णन है। और झांसी जी ने जो इस चीज़ का वर्णन किया बहुत ही मर्यादापूर्ण ढंग से किया है प्रेम गाथा की परंपरा में शुक्ल जी ने पद्मावत का। शिवपालगंज गांव का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है? तो यह राग दरबारी में। शिवपालगंज का चित्रण श्रीलाल शुक्ल के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किया गया है। राग दरबारी 1968 में प्रकाशित श्रीलाल शुक्ल का व्यंग प्रधान उपन्यास है। इसमें वैद, रूपन बाबू, बद्री अग्रवाल, रंगनाथ आदि हैं। राग दरबारी के संदर्भ में गोपाल राय लिखते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपाल की कहानी शिवपालगंज की उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। जुलूस 1966 ईस्वी में फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है जिसमें गोडियार पूर्वी बंगाल गांव से विस्थापित एक युवती को केंद्र में रखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में शुक्ल जी का क्या कहना है? निराला जी में बहु वस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है और प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण की प्रवृत्ति है। निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बंग भाषा का प्रभाव उन पे देखने को मिलता है उनकी रचनाओं में। बाकी इनके बारे में कहते हैं कि बहुवस्तु मतलब कि एक तरीके से किसी एक ही चीज़ पे नहीं टिकना, तो बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा के धनी है। बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव है। शुक्ल के अनुसार निराला में लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति उतनी नहीं पाई जाती जितना प्रसाद और पंत में। साथ ही उनका कहना है जिस प्रकार निराला को छंद के बंधन अरुचिकर है उसी प्रकार सामाजिक बंधन भी, यानी जैसे छंद का बंधन उनको जो है बांध नहीं पाता वैसे सामाजिक बंधन भी उन्हें अरुचिकर लगता है, पसंद नहीं है। दीपक, उल्लेख, रोमांच, वैदर्भी, नीचे दिए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है कि क्या क्या अलंकार है इसमें। तो वैदर्भी तो रीति है ना। दीपक और उल्लेख अलंकार है। दीपक अलंकार, उल्लेख अलंकार, और जहाँ उपमेय और उपमान दोनों का एक धर्म कहा जाए वहीं दीपक अलंकार है। और इनके अलावा देखिए संग तेजति कुमंत्र ते राजा, संग ते जति कुमन ते राजा, मान ते ज्ञान पान ते लाजा, प्रीति प्रणय बिन उमद ते गुनी, नासे ही बेगी नीति असु सुनी। बाकी उल्लेख अलंकार जब किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए तब उल्लेख होता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रोमांच सात्विक अनुभाव के 8 प्रकार के भेद में है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। वैदर्भी माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी कहते हैं। उपन्यास मानवीयतर चित्रण का निषेध करता है क्योंकि वह मनुष्य चरित्र चित्रपट पर विशेष जोर देता है। उपन्यास मानव से इतर जाकर चित्रण का क्या निषेध करता है क्योंकि वो मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल। एक जगह तो ऐसा लग रहा है कि दोनों जगह पे विरोधी बातें हो गई। उपन्यास मानव इतर कैसे बात करेगा, उपन्यास में मानव की ही बात की जाती है। और दूसरा सही क्योंकि वो मानव चरित्र चित्रण पर विशेष बल देता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित हिंदी का भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? सौसेनी, पश्चिमी हिंदी, नागर अपभ्रंश, वर्तमान हिंदी। तो क्रम से देखें तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति के सही क्रम में देखें तो सौसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी, है ना। तो सौसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का अनुक्रम यही है: प्राचीन, संस्कृत, लौकिक, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या पाली। सौसेनी अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? काम, वृत्ति, अहम, पाठ संरचना, मनोविश्लेषण पद्धति। तो किसका नहीं है? पाठ संरचना का। काम वृत्ति है, अहम है, मनोविश्लेषण पद्धति है। पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषण से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक सिगमंड फ्रॉयड थे। फ्रॉयड ने मानव मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का निरूपण किया उसे ही मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। फ्रॉयड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियां बताई: इदम, अहम और परम। इनमें से इदम का संबंध काम से है जिसे फ्रॉयड लिबिडो कहते हैं। अहम इदम का अंश है जिसका प्रकाश बाहरी पर्यावरण से होता है, बाहरी पर्यावरण में। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है: फारबिसगंज, चिथरिया पीर और आही हिंगना, सिरपुर बाजार। तो इनमें हमें देखना है कि इसमें क्या क्या है। फारबिसगंज और सिरपुर बाजार, इनके बारे में बात की गई है। सिरपुर बाजार
तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवन तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है। अवारा मसीहा में ये कहन किसका है? तो ये किसने कहा था कि तुम्हारा पाथेर दाबी पढ़ लिया है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है कि तुम्हारे पाथेर दाबी को जो है पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है अर्थात जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में कहना टैगोर जी का है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला लेखक शरद चंद्र उपाध्याय की जीवनी है। कुल 14 वर्ष लगे लिखने में। यहाँ पे देखिए पशुत्व से मनुष्य में जिस प्रकार अधिक ज्ञान प्रसार की विशेषता उसी प्रकार अधिक भाव प्रसार की भी पशुओं के प्रेम की पहुंच प्राय अपने जोड़े बच्चों या खिलाने पिलाने वाले तक होती है। इसी प्रकार उनका क्रोध भी अपने सताने वाले तक होता है। स्वर्ग या पशुमात को सताने वाले तक नहीं पहुंचता, पर मनुष्य में ज्ञान प्रसार के साथ भाव प्रसार भी बढ़ता गया है। तो यहाँ पे इसको आपको पढ़ना है और सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पहले प्रश्न को पढ़िए फिर गद्यांश पे आइए कि अवतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आप एलिमिनेट कर पाओगे कि क्या चीज़ें उसमें कही गई है किसमें नहीं कही गई है। वो पूरे ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं पूरी तरीके से आपके गद्यांश पे ही आधारित होते हैं। तो पशुओं का क्रोध सीधे सीधे अपने सताने वालों के प्रति होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ होता है। पशु मात्र की परेशानी से दुखी होते हैं, ऐसा था नहीं। पशुओं का प्रेम अपने बच्चे और मालिक के प्रति होता है। पशुओं का प्रेम मनुष्य के प्रेम से सीमित होता है। तो बिल्कुल हूबहू वही चीज़ें उतार के यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। उपयुक्त अवतरण के आधार पे कौन सा कथन सही है ना? मनुष्य के क्रोध और करुणा प्राणी मात्र तक व्यापक है। फिर अवतरण के आधार पे कौन सा कथन सही है? तो काव्यगत भाव उत्तेजना के माध्यम से जीवन का कायाकल्प करता है और मनुष्य की सौंदर्य अनुभूति प्राणीतर है और इसी तरीके से मनुष्य का प्रेम और द्वेष पशुओं से ज़्यादा व्यापक है ना? मनुष्य का प्रेम तो पशुओं से तरह सीमित नहीं है, मनुष्य का दिमाग भी उससे बड़े स्तर पे है। तो आगे ये है हमारी परंपरा महिमा में उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। ये जरूरी कि परिस्थितियां बदल गई, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई, पर मूल समस्या बहुत ज़्यादा नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वो हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही फल है। आपको पता होगा, अगर आपने ध्यान से इस चीज़ को पढ़ा होगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध जहाँ तक हम करते हैं कि वहाँ से ये पंक्तियाँ उठाई गई हैं और पूरे आप ये चीज़ देखिए ना कि ये जो आपका पूछा जाता है, अगर आपने निबंध सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर किया तो वहीं से ये सीधे हूबहू उठा के पूछ दिया जाता है और वो जब आप पढ़े होंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि मूल समस्याएं बहुत बदल गई हैं। फिर उसी में से आपको समझ के उत्तर देना है कि उपयुक्त अवतरण के आधार पे कौन सा कथन सही है कि अपने को अपने अनुशासन में रखना है ना? हम परंपरा से किस तरीके से बदल गए इस तरीके से। तो ये निबंध वाला सेक्शन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जो जितने भी निबंध आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, तो बहुत अच्छे से इस वाले सेक्शन को आप कर सकते हैं। बाकी तो जो चीज़ें दी गई हैं वहीं से क्वेश्चन रहता है, वो आपको हूबहू क्वेश्चन की पंक्तियाँ मिल जाती हैं। तो चलिए हम इस सेट को भी कंप्लीट कर लिए हैं। आप रेगुलर इसको देखते रहें और रामचंद्र शुक्ल सीरीज को देखते रहें। बहुत ज़्यादा मदद आपके एग्जाम में लास्ट टाइम में मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।